ये थी डॉक्टर आरती कुमारी और अब हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत महिला जुड़ गई हैं, बहुत खूबसूरत कथाकारा हैं, आदरणीय प्रतिभा जोहरी जी। बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत-बहुत नमस्कार। अभिनंदन पटल पर। बहुत बहुत नमस्कार। और आप सब लोगों का बहुत आभार जो मुझे ये अवसर दिया। शुभ। दर्शकों, प्रतिभा जी के बारे में आप सभी को छोटा-सा मैं उनका परिचय दे दूँ क्योंकि परिचय देकर ज़्यादा समय मैं जल्दी-जल्दी पढ़ूँ ताकि इनको ज़्यादा वक़्त मिले हमसे रूबरू होने का, हमसे बात करने का। आप उरई जिला, जालौन, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, किंतु वर्तमान में आप चांदवुड विलेज, फरीदाबाद, हरियाणा में रहती हैं। आपने एमए अर्थशास्त्र से बीएड किया है, संगीत प्रभाकर व गायन वादन भी सीखा है। आप एक शानदार कथाकारा हैं। आपके कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें हिमालय की गोद में, दिशाहीन दिशा, गूंजते स्वर सागर, गूंजते स्वर सागर को पुरस्कार भी मिल चुका है, पुरस्कृत है और मराठी व अंग्रेजी में अनुदित भी है, आदि शामिल है। आपकी कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें परछाइयां, मुखौटे, प्रतिध्वनि, विश्व लोक कथाएं, ईमेल आदि शामिल है। आपकी कहानी संग्रह जीवन एक कैनवस को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आपको कई सम्मान मिल चुके हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान, दयानंद वैदिक कॉलेज द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान सम्मान आदि शामिल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस पटल पर। और बिना किसी भूमिका के, बिना किसी समय गवाए, क्योंकि आप एक कथाकारा हैं, मैं आपका हृदय से इस पटल के माध्यम से तमाम पूरी टीम के की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मंच आपके हवाले है। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। और सब संयोजकों को मेरा बहुत आभार जो मुझे ये अवसर दिया। अब मेरे ख्याल में मैं अपनी कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। स्वागत है, सबसे स्वागत। सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। उसके पश्चात हमारे जितने भी श्रोता हैं, आप जो भी है, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है धुंध के पार। एक साहित्यिक संस्था द्वारा कहानी पाठ का 2 दिन का भव्य आयोजन। देश के विभिन्न कथाकारों ने इसमें भाग लिया। आज दूसरे दिन के अंतिम सत्र में थे देश के अत्यंत प्रतिष्ठित कहानीकार डॉक्टर दीपांकर। डॉक्टर दीपांकर, जिनकी ख्याति देश की सीमाओं को पार कर विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। अनेकों भाषाओं में उसने की रचनाओं के अनुवाद हुए। इतनी ख्याति के बावजूद भी वो अत्यंत नम्र और सहज व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनसे बात करो तो ऐसा एक अपनेपन का एहसास दिलाता था। उनके लेखन के साथ उनके स्वभाव ने भी उनके सम्मान में और वृद्धि कर दी थी। आज के आयोजन में संयोजक महोदय द्वारा डॉक्टर दीपांकर के नाम की घोषणा के साथ ही जैसे ही वो भवन में आए, उनके स्वागत करतल धुन से गूंज उठा। उन्होंने सर्वप्रथम मंच पर प्रतिष्ठित माता सरस्वती की मूर्ति को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। उसके पश्चात अपनी कहानी पाठ आरंभ किया। एक टूटा हुआ घर। टूटे घर से अभिप्राय केवल ईंट पत्थरों से बने घर से नहीं, अपितु रिश्तों और भावनाओं से बने घर से भी होता है। ये घर बसाया था कांता और विदुर ने। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। कुछ वर्षों ही अरमानों से बनाए घर की नींव हिलने लगी, जिसमें प्रमुख भूमिका थी विदुर की। कारण था उसका संदेही स्वभाव और यही उनके तलाक का कारण बना। पहल विदुर ने की। उस समय उसने इस तथ्य की उपेक्षा की कि जिस घर को वो तोड़ने जा रहा है, उसका एक पत्थर उनका बेटा अनुज भी है।
कांता अनुज को लेकर अपने माता पिता के पास आ गई, परंतु वो माता पिता पर आश्रित नहीं हुई और अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए उसने एक ऑफिस में नौकरी कर ली। वो बहुत योग्य नहीं थी, अतः जो मिली उसमें संतुष्ट होना पड़ा। काम करते 3-4 वर्ष निकल गए। ऑफिस में उसकी भेंट वहां के वरिष्ठ अधिकारी विनोद से हुई। कांता सुंदर थी, स्मार्ट थी और यंग भी। विनोद उसकी ओर आकर्षित हुए। वह प्रगतिशील विचारों के थे ही, अतः सब जानते हुए कि कांता तलाकशुदा है, उसके बेटा भी है, उन्होंने उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा। माता पिता की सहमत लेकर उन्होंने उस प्रस्ताव को उसने स्वीकार लिया। कांता और विनोद विवाह के बंधन में बंध गए। वो अनुज को साथ लेकर विनोद के घर आ गई। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। यहाँ से आरंभ हुआ कांता, विनोद और अनुज के जीवन का नया दौर। विनोद को पत्नी मिली, कांता को पति। उनको पति में रूप में पाकर वो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन अनुज को पिता नहीं। अनुज को भ्रम हो गया कि विनोद ने उससे उसकी माँ को छीन लिया। विनोद उसकी ओर बहुत स्नेह से बाह फैलाता, लेकिन वो तुरंत उसे झिड़क देता। कांता से भी उसका व्यवहार असम्मान से भरा होता। विनोद के ऑफिस से वापस आने के बाद कांता और विनोद साथ बैठकर चाय पीते, हंसते बोलते। अनुज उस समय स्वयं को बहुत उपेक्षित महसूस करता। एक दिन विनोद ने कहा, कांता, हमें विवाह नहीं करना चाहिए था। तो वो बोली, ऐसा मत कहो विनोद, मुझे भी तो खुश रहने का अधिकार है। विनोद, मैं अपने बेटे का पक्ष नहीं ले रही, पर मेरे साथ इसने भी बहुत दुख झेले हैं। विदुर इसे बहुत मारता था, क्योंकि इसके पिता होने पर उसे संदेह था। वो व्यर्थ में मार क्यों खाता, इसीलिए वो उससे जवाब देने लगा था। पर तुमसे अभद्र व्यवहार क्यों करता है, ये मुझे समझ नहीं आता। कांता ने उसको बहुत समझाया, पर उनमें कोई अंतर नहीं आया। अनुज के अभद्र व्यवहार के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। इससे तंग आकर कांता कुछ दिनों बाद विनोद से 4-5 दिन को माता पिता के पास जाने को कहे अनुज को साथ लेकर गई, और जब वापस आई तो अकेली। विनोद के पूछने पर उसने बताया कि मैंने उसका दाखिला शहर के बाहर एक स्कूल में करा दिया है, वहां छात्रावास में रहेगा, थोड़ा अनुशासित हो जाएगा, अब छोटा भी नहीं है। फीस के प्रबंध के बारे में उसने नहीं पूछा। वो समझ गया कि ये उसने पहली शादी के आभूषण बेच कर दी होगी, आगे तो विनोद देंगे ही। यद्यपि ये निर्णय एक माँ के लिए बहुत कठोर था। जब उसकी चिट्ठी आ गई कि वो ठीक है, तभी उसको संतोष हुआ। इधर कांता ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अनुज को उसने नहीं लिखा, पता नहीं उसकी क्या प्रतिक्रिया हो। जब वो 2 महीने की छुट्टी के अवकाश में घर आया, तब बच्ची को देख उसे आश्चर्य हुआ। कांता ने बताया ये उसकी बहन है। उस शाम विनोद ने अनुज को अपने कमरे में बुलाया। वो कमरे में आया तो देखा विनोद बेबी को गोद में लेकर बैठा है। कांता भी वहीं समीप बैठी है। दोनों बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। उसे उस बच्ची से ईर्ष्या हुई। अनुज, वहां कैसा लगता है? विनोद के पूछने पर उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, बहुत अच्छा। बेटा, तुमने अपनी बहन देखी? प्यारी है ना? जी कह वो उठकर चला गया। इसके बाद अनुज 2-3 महीने रहा। इन 2 महीनों में उसने बहुत उपेक्षित अनुभव किया। उसे बेबी से ईर्ष्या होती। पहले कांता उसकी पसंद की वस्तुएं बना बना कर खिलाती थी, पर अब बेबी में व्यस्त रहती। अपनी इस ईर्ष्या के एहसास को, जो उसका भ्रम था, उससे राहत पाने के लिए उसने पुस्तकों का सहारा लिया। वो खूब लगन से पढ़ता। अवकाश की समाप्ति पर जाने के पश्चात भी उसने वही लगन बनाए रखी। उसके अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न थे और परीक्षा में उसके पर्चे भी बहुत अच्छे हुए। उसे पूरी आशा थी कि इस वर्ष वो उत्तम नंबरों से सफल होगा।
ये भी विश्वास था कि कांता उसके परीक्षा फल से बहुत खुश होगी। गर्मियों का अवकाश आरंभ होने से में कुछ ही देश शेष थे। घर आने में प्रसन्नता तो होती ही है। घर पर छात्रावास का अनुशासन नहीं होता और समय से काम करने की बंदिश नहीं होती। अन्य विद्यार्थियों की भांति अनुज भी उत्साह से भर अपना सामान बांध रहा था। तभी चौकीदार ने आकर सूचित किया कि प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में उसकी मम्मी का फोन आया है। अनुज तुरंत पहुंचा, लेकिन ये क्या? कांता की बात सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। कांता ने कहा कि इस बार छुट्टियों में उसे वहीं रहना है, क्योंकि विनोद को ऑफिस की तरफ से 3 महीने को लंदन भेजा जा रहा है। वो और बेबी भी जा रहे हैं। ये सब उसने यंत्रवत सुना। उसका उत्साह ताश के पत्तों से बने घर की बात बिखर चुका था। अत्यंत निराश व क्रोधित तो वहां से आया और गुस्सा उतारा अपने बंधे सामान पर। एक एक चीज खोलकर कमरे में बिखरा दी। 2-4 दिन में सब बच्चे चले गए और अनुज अपने अकेलेपन से जूझता खालीपन के एहसास के साथ अकेला रह गया। उस शाम चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चे तो घर चले गए थे। उसका जीवन उन बच्चों की तरह क्यों नहीं? इस विचार से वो बहुत उदास हो गया। समस्त वातावरण अनुज को अपनी मनस्थिति को दर्शाता लगा। इस स्थिति से मुक्त पाने के लिए वो उठा और घूमने निकल दिया। सामने एक पत्थर दिखा। उसे पैर से ठोकर मारता मारता आगे चलता तो स्कूल के गेट तक पहुंच गया। वहां चौकीदार बैठा था। वो सिगरेट द्वारा नशा कर रहा था। अनुज तो उदास था ही। उसकी मनस्थिति को भांपकर चौकीदार ने उसे भी सिगरेट पिला दी। बस उस दिन हुआ अनुज का ड्रग्स अर्थात नशे से परिचय। फिर वो उसकी आदत बन गई। अब वो घर जाने से कतराता, पैसे मंगवा लेता और इधर उधर घूमता फिरता। अनुज पढ़ाई में बहुत पिछड़ गया। 11वीं तो किसी तरह पास हो गया, लेकिन 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 2 बार उत्तीर्ण हुआ। कांता के समझाने के परिणाम स्वरूप वो 12वीं में उत्तीर्ण हुआ और घर वापस आया। जिस समय वो घर आया तो बेबी घर पर नहीं थी, किसी दोस्त के घर खेलने गई थी। अब वो बड़ी हो गई थी, 4-5 साल की हो गई थी और बहुत बातूनी। जैसे ही सब लोग रात्रि के भोजन के लिए बैठे वो आ गई। अपनी कुर्सी पर कुदक कर बैठ उसने अनुज को देखते ही पूछा, पापा ये भैया कौन है? ये अनुज है, तुम्हारे बड़े भैया, विनोद ने बताया। भैया? पहले तो नहीं देखे। बाहर हॉस्टल में रहते थे, अब ये यहीं रहेंगे। जैसे ये तुम्हारा घर है, इनका भी है। अरे तब तो बहुत मजा आएगा, उसने कहा। इसी समय अनुज ने विनोद से कहा, अंकल प्लीज पानी की बोतल पास कर दीजिए। सुनते ही मिस बातूनी बोली, पापा अनुज भैया आपको अंकल क्यों कह रहे हैं? इस बार कांता ने उत्तर दिया, पापा इससे हॉस्टल में मिलने नहीं गए ना, इसीलिए गुस्सा है। तो बड़ों की तरह समझाकर बोली, पापा ये तो आपने बहुत गलत किया। और फिर भी अनुज भैया पापा से गुस्सा नहीं होते। बेबी की बड़ों जैसी बातें सुनकर अनुज मुस्कुरा उठा। इस घर में किंचित आज वो पहली बार इस प्रकार मुस्कुराया हुआ। अचानक वो भावुक हो उठा और एक्सक्यूज मी कहकर उठकर चला गया। अपने भीतर उसने अजीब व्याकुलता का अनुभव किया। उससे मुक्ति पाने को उसने गलत साधन निकाला और लेट गया। कुछ देर बाद जब कांता कमरे में आई तो वो गोली के प्रभाव में आंखें बंद किए अपनी दुनिया में खोया हुआ था। वो बेटे को सोया समझ चली गई। अनुज की आज नशा करने और कल के में कितना अंतर था। कल ये साधन, अपनों से उपेक्षा का अनुभव, उनके प्रति रोष था, और आज अपनेपन के एहसास की व्याकुलता। दोनों ही मानसिक तनाव का परिणाम।
इसके बाद वो अपनी आदत के कारण नशे में पड़ा रहता। उधर बेबी भैया भैया के उसके कमरे में आती और उसे सोया देख चली जाती। विनोद को उसका यूं आलसियों की तरह पड़े रहना पसंद नहीं आता। वो कांता से कहता कि उससे बात करे, उससे पूछे अब उसे क्या करना है। उसने स्वयं भी इस विषय पर बात चलाई तो वो बोला नहीं। हाँ, रूखे स्वर में जवाब नहीं दिया। उसके इस व्यवहार का उत्तर कांता को एक दिन मिला। उसका कमरा साफ करते समय उसकी तकिए के नीचे वो गोलियों की शीशी रखी थी। उस समय अनुज कहीं बाहर गया हुआ था, क्या पता अपनी खुराक लेने गया हो। वापस आने पर कांता ने इस गोली के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार लिया। इसके पहले भी कांता को संदेह हुआ था, उसने पूछा था तो नकार गया था, लेकिन आज ये न कर सका। उस दिन कांता बहुत रोई। शाम को विनोद के आने पर उसे बताया। फिर गुस्से से बोली, मैं उसे पैसा देना बंद कर दूंगी। विनोद इस समस्या की जटिलता को समझता था। नहीं दोगी तो वो चोरी करेगा, उसने कहा। दूसरे दिन विनोद ऑफिस नहीं गए। नाश्ता करने के बाद विनोद ने इस विषय को छेड़ा तो वो हमेशा की तरह उठ के चला गया। कुछ देर पश्चात उसके कमरे में विनोद आए तो देखा वो हथेलियों में मुंह छिपाकर बैठा हुआ है। उनके आने को उसका पता ही न चला। उसे पता जब चला जब विनोद धीरे से दरवाजा फेर उसके समीप आकर बैठ गए और उसके कानों में बेटा शब्द पड़ा। बेटा तो उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन आज उसमें भरे स्नेह, वो अपनेपन को उसने महसूस किया जिसके लिए वो कितना तरसा था। वैसे विनोद की तरफ से तो हमेशा सही था, ये वो ही न समझ सका। कैसा होता है, कभी रिश्ते को बनने में वर्षों लग जाते हैं और कभी वो दूरी पल भर में रास्ता तय कर लेती है। अन्य कोई अवसर होता तो उठकर चले जाता, लेकिन आज नहीं कर सका। उस संबोधन ने उसको बांध लिया। विनोद ने उसके नशे की आदत की चर्चा नहीं की। बेटा, मेरी बातों को, मेरे प्रति विरोधी भावना को भुलाकर सुनना, और तुम्हें मेरे प्रति जितनी शिकायतें हो सब कह देना। हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ सके। अब तुम बड़े हो गए हो, मेरी बात को समझोगे। मैं सदैव आधुनिक विचारों कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारी माँ से विवाह कर रहा था, लोगों ने निरुत्साहित करते हुए कहा था, कथनी और करनी में बेटा बड़ा अंतर होता है। मैं सोचता था उनकी धारणा गलत है, पर वो सही हो गए और मैं प्रयत्न करने पर भी असफल रहा। तुम क्या, तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को नहीं समझ सकी। इसे मैं अपनी बदकिस्मती ही कहूंगा। ये कह विनोद मौन हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भावुकतावश उनका गला भर्रा गया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद विनोद ने ही इसको भंग किया। फिर अनुज ने भी कहा, अंकल, आज मैं आपसे सब स्पष्ट कहूंगा। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन आपने ही मुझे ये साहस दिया है। मुझे सदैव ये भावना कचोटती रही कि आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है। मुझे याद है आप शाम को ऑफिस से आते, आप दोनों साथ बैठकर चाय पीते, हंसते, बातें करते। तो विनोद ने कहा, बेटा, साधारण पति पत्नी का व्यवहार था वो। अब मैं क्या जानूं, मैंने तो अपनी माँ और पिता को सदा झगड़ते देखा था। पिता की इस छवि के कारण मैं आपसे बुरा व्यवहार करता। मैंने कहा, तुम गुस्से का कारण तो बताते, मैं हमारे बीच पंथी खाई बनने ही ना देता। अब बताता क्या, मैंने अपने को इस परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा अंकल। ये भावना और बढ़ गई जब बेबी होने के बाद मैं घर आया। आप दोनों कितने खुश थे। मेरी माँ सदैव उसमें लगी रहती। वो बात अलग है कि अब वही नन्ही सी बहन जिससे मुझे ईर्ष्या हुई थी,
मुझे एहसास दिलाती है कि मैं परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे माँ बाप, बहन है, लेकिन इतना कह वो चुप हो गया। विनोद चाहता था कि वो इतने वर्षों की घुटन निकाल ले। उसने उसे बोलने को कहा। अनुज ने बात आगे बढ़ाई। अब क्या बताऊं? जब उपेक्षित और अनाथ न होने की भावना पैदा हुई, मेरे पांव विनाश की ओर बढ़ चुके हैं। मम्मी ने बताया होगा कि मुझे ड्रग्स लेने की आदत हो चुकी है। शुरू हुआ जब मम्मी मुझे छोड़ लंदन चली गई थी। इस समय विनोद ने भी ये नहीं बताया कि उसने कांता को चलने को मना किया था, पर वो तो विदेश जाने को इतनी उत्तेजित थी, मानी नहीं। पर विनोद ने आक्षेप अपने ऊपर ले लिया और बोले कि हमसे गलती हुई। गलती आपकी नहीं अंकुल, मेरे भाग्य की है। अब यही देखिए, जब परिवार होने का एहसास हुआ तो मेरे पास अधिक समय नहीं है। इस दलदल के भयावह परिणाम को जानते हुए भी मैं असहाय हूँ। क्यों मैंने ऐसा रास्ता अपनाया जो मुझे अंत की तरफ घसीट रहा है और मैं मुक्त नहीं हो सकता? अचानक अनुज बहुत भावुक हो गया। वो विनोद के कंधे पर सर रखकर सुबक सुबक को रोते हुए बोला, पापा मैं जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव पापा। आज पहली बार अनुज ने विनोद को पापा संबोधित किया, जिसने रही बची खाई भी पाट दी। किसने कहा तुम मुक्त नहीं हो सकते? विनोद ने उसके आंसू पोंछ कहा, अपने पापा पर विश्वास रखो, मैं अपने बच्चे को इससे मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन इस शत्रु से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। वादा करो, दोगे? क्या? विनोद ने हाथ बढ़ाया। अनुज ने उसके हाथ पर हाथ मारकर कहा, वादा। आपको पता है जब 10वीं में मेरे पर्चे बहुत अच्छे हुए तो मैंने कितने सपने देखे थे, फिर सब व्यर्थ हो गए। क्या बनने की सोची थी, क्या बना। तुम बनोगे बेटे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो हम सब बाद में सोचेंगे, अभी इस अंधकार से बाहर निकलना है। ये तो धुंध है, छट जाएगी, मुझे विश्वास है। पर इच्छा शक्ति रखो। तत्पश्चात विनोद ने पता लगाया और अनुज को नशा मुक्ति के चिकित्सक के पास ले गए। वहां उसके चिकित्सा सेंटर में अनुज को भर्ती करवाया। विनोद पूरे समय उसके साथ रहते, रात रात जागकर उसके सिरहाने बैठे रहते, उसकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहित करते, उसमें विश्वास जगाते, जिसकी इस समय उसे बहुत आवश्यकता थी। कितनी प्रसन्नता का दिन था जिस दिन अनुज इस नशे की आदत से मुक्त होकर घर आया। उसे देख विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही औंधे पड़े रहने वाला अनुज है। इसके बाद विनोद ने उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाया। उसे कुछ बनने की चाह तो थी, उस पर विनोद द्वारा प्रोत्साहन था उसका सहारा। वो विश्वविद्यालय में प्रथम आया। फलस्वरूप उसे विश्वविद्यालय में शिक्षक की नौकरी का प्रस्ताव आया। उसने विनोद को बताया, ये भी कहा कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकारना चाहता है। तो विनोद ने कहा, देखो तुम्हारा यदि अध्यापन में रुचि है तो स्वीकारो, कुछ और करना चाहते हो तो वो भी सोच लो, तुम्हारा पिता अभी रिटायर नहीं हुआ है। वो बात नहीं पापा, आपने तो मुझ में छिपे मैं को जगाया है। सच ये है कि मुझे अध्यापन में रुचि है। अनुज ने विश्वविद्यालय में नौकरी की और साथ में पीएचडी भी। उन्हीं दिनों उसमें लेखन प्रतिभा जागृत हुई और उसने इस क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त हुई जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। कहानी का अंत करते हुए डॉक्टर दीपांकर ने लिखा, एक टूटे घर का पत्थर अनचाहा हो जाता है, उसका समस्त व्यक्तित्व बिखर जाता है। लेकिन विनोद जैसा पिता हो तो ये बात गलत प्रमाणित हो जाती है।
और वो अनचाहा नहीं रह जाता। इतना के डॉक्टर दीपांकर मौन हो गए। सभागार करतल ध्वनि से गूंज उठा। जब करतल ध्वनि कुछ कम हुई तो दीपांकर बोले, अब मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत चौंकाने वाला सच उजागर करने वाला हूँ। ये अनुज कोई और नहीं, आप लोगों के समक्ष खड़ा दीपांकर है। अनुज और मैं एक ही हैं। आप लोग मुझे वर्षों से जानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जिसने मुझे इस योग्य बनाया, अनुज में छिपे मैं को जागृत किया, मैं उस महान व्यक्ति से जो मेरे लिए ईश्वर का दूसरा रूप है, आप लोगों से मिलवाना चाहता। पापा आइए प्लीज। डॉक्टर दीपांकर की दोबारा करने पर सामने की पंक्ति में बैठे एक वयोवृद्ध जो विनोद थे, छड़ी संभालते हुए धीरे धीरे रंगमंच की ओर बढ़े। डॉक्टर दीपांकर ने भागकर उन्हें स्टेज पर चढ़ाया। सभागार पुनः करतल ध्वनि से गूंज उठा। बहुत सुंदर प्रतिभा जी, सच बता रही हूँ, इतनी मार्मिक रचना, इतनी मार्मिक कहानी, और समाज की जो अभी का जो परिवेश है, और किस तरीके से दूसरी शादी जब कोई भी महिला करती है, उनके बच्चे होते हैं, वो कितनी सुंदर तरीके से एक एक शब्द को संजो कर और उस भाव को आपने व्यक्त किया है। निशब्द हूँ मैं, क्या कहूँ। और सभी बहुत निशब्द, सभी स्तब्ध होकर आपकी कहानी सुन रहे हैं, और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं क्या हाँ, बस बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि और मैजिक मैन एन चंद्रा जोशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके इस कार्य की वजह से एक से बढ़कर एक नाम हीरे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी सुंदर कहानी हम सब तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार। पूरे पटल की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। सब संयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये थी प्रतिभा जौहरी